द नेक्स्ट वन इज द SLOs ऑफ जियोग्राफी। हम ग्रेड 6 में दाखिल हो गए। अब चूंकि प्योर जियोग्राफी की तरफ हम आ रहे हैं, तो हमारे मुख्तलिफ स्कूल्स में हमेशा ये अमूमन बात की जाती है कि जियोग्राफी जो है वो पढ़ाना मुश्किल है और अमूमन हम जो है वो जियोग्राफी को नहीं पढ़ाते। तो एक चीज़ जहन में रखें, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि सोशल स्टडीज़ के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। इट इज़ बेसिकली पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी। तो पॉलिटिकल साइंस में ये सारी चीज़ें, सिविक सेंस और बच्चों को अपने बारे में उनकी नीड्स और उनकी सारी जो मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं, उनके अपने बारे में नॉलेज है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो सारी चीज़ें जो है हम एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक सोशल साइंसेस के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एड्रेस हो जाते हैं कि बच्चा जो है सोशली इन्वॉल्व हो, उसको मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, जो बेसिकली सोशल स्टडी को कहा जाता है कि सोशल स्टडी इज़ द अल्टरनेट टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। तो वो सारी चीज़ें अवामिल मेजॉरिटी पूरी हो जाती हैं। लेकिन 6, 7, 8 में फिर हम हिस्ट्री और जियोग्राफी, जो दो और बाइफर्केटेड एलिमेंट्स हैं सोशल स्टडी के, उस पे काम होता है। एंड देन 9, 10th में, जिसको हम मुतालिया पाकिस्तान कहते हैं, जिसमें फिर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देखना, जुडिशरी, ये सारी चीज़ें, और पाकिस्तान के बारे में हम उनकी तारीख़ और किस तरह पाकिस्तान इवॉल्व हुआ, ये सारी चीज़ें, चूँकि ये सोशल स्टडीज़ के सारे एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम 6, 7, 8 में जियोग्राफी को स्किप करेंगे तो ये जहन में रखें, आपका बच्चा जब जाएगा पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसके जियोग्राफिकल एस्पेक्ट जो है वो डिस्टर्ब होंगे। बेशक वो मास्टर करे अंग्रेज़ी में भी या मास्टर करे किसी और सब्जेक्ट में भी, उसको तकलीफ़ होगी कि जब तक वो दुनिया को समझ नहीं पाएगा। और इसके लिए मुख्तलिफ बेसिक कंसेप्ट जो हैं ये मस्ट किए गए हैं कि 6, 7, 8 में जियोग्राफी जो है वो मस्ट पढ़ाई जाए, इन द सेम वे हिस्ट्री। सो द SLOs today we will going to discuss is to describe the shape and size of the earth. So जिस तरह मैंने बात की आपसे, ये शेप ऑफ द अर्थ जो है वो इसी तरह स्पेसिफिकली गोल नहीं है। अब यहाँ पर हम बच्चों को बताएंगे कि ये अ लिटल स्फेयर है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बैलून लें, उसको जो है आप फुलाएं। जब वो बैलून फूल जाए उसको आप थोड़ा सा कंप्रेस करें। जब कंप्रेस करेंगे तो उसकी एक ओवल शेप बनेगी। तो दुनिया की शेप इस तरह है। अब दिस इज़ एन एक्टिविटी कि आप बच्चों को इस चीज़ को समझाने की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। अब ग्लोब जो है वो आप बच्चों के सामने रख सकते हैं कि जी इसको अगर थोड़ा सा आप मर्ज करें, क्योंकि ग्लोब हमारे पास एग्जैक्टली सर्कुलर स्फेयर शेप में आता है, उसको हम सिर्फ थोड़ा सा मर्ज करें तो ये दुनिया की शेप बन जाएगी। और यहाँ पर हमने डिटेल बताई है कि जो इसका इक्वेटोरियल डायमीटर है वो 12,756 है और जो पोलर डायमीटर है दैट इज़ 12,714। तो देखें तकरीबन 56 से 14 माइनस करें, तकरीबन 42 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो ये चौड़ाई में 42 किलोमीटर ज़्यादा है। सो दिस इज़ बेसिकली द शेप and size of the earth. The next SLO is the rotation of the earth on its axis and किस तरह दिन और रात बनते हैं। अब जिस तरह मैंने आपको कहा, आप ग्लोब को देखें, तो जब आप ग्लोब को देखेंगे तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो इक्वेटर है वो आपको टिल्टेड नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको सीधा करूँ तो ये दुनिया इस तरह हो जाएगी। अब दुनिया सीधी है, लेकिन एक्चुअली ये इस तरह नहीं है। दुनिया जो है वो टिल्टेड है, दैट इज़ 23.5 डिग्री टिल्टेड है। और इस ग्लोब में आपको ये सीधा नज़र आ रहा है बिल्कुल कि ये टिल्ट है। इस टिल्ट एंगल की वजह से आपके पास मुख्तलिफ मौसम बनते हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर चूँकि दिन और रात की बात की गई तो हम टॉर्च की मदद से आपको ये चीज़ बताएंगे कि किस तरह दिन और रात होती है। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं कि चूंकि ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है, तो यहाँ पर जब धूप पड़ती है तो इस पोर्शन पे ज़्यादा धूप पड़ती है, यहाँ पर दिन होता है और इस पोर्शन पे रात होती है। तो इन द सेम वे हम यहाँ पर आपके सामने भी ये चीज़ परफॉर्म करेंगे एंड यू कैन परफॉर्म इन यूर क्लासेस कि आपके पास बच्चों के सामने ये चीज़ इस तरह परफॉर्म करें। मेरे ख्याल में सही नज़र नहीं आ रहा। अच्छा,
हमारा सूरज थोड़ा सा कमज़ोर है, नहीं इसकी लाइट ऑन करके ये ख़राब, यू कैन सी हेयर, अगर हम इसकी लाइट ऑन करें तो इसमें सारी रोशनी हो जाएगी। ओके, आप देख रहे हैं जिस पोर्शन पे इसकी लाइट पड़ रही है यहां पर दिन है, और जिस पोर्शन पे इसकी लाइट नहीं पड़ रही मैं उसको आपकी तरफ मूव कर रहा हूं, यहां पर रात होगी। इसी तरीके से सूरज जो है वो मूवमेंट करता, ज़मीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द मूवमेंट करती है। कि आपकी तरफ देख रहे हैं, अब जो आपके सामने आ रहा है यहां पर दिन है। अब इसको ज़रा रोटेट करें, इस ग्लोब को, एक मिनट, यू कैन सी हेयर, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, यू कैन सी हेयर, ये ग्लोब जो है, दुनिया जो है वो घूम रही है, यहाँ पर दिन है, मुसलसल इसको घुमाएं और इस तरफ देखें, जहाँ पर अंधेरा है यहाँ पर आपके पास रात हो रही है। सो यू कैन सी हेयर कि आपके पास you can see now on the screen कि जब हम सूरज की रोशनी जहां पर पड़ती है वहां पर दिन होती है, और जहां पर सूरज की रोशनी नहीं होती वहां पर रात। एंड हाउ नाउ एक्सप्लेन द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड हाउ सीजन चेंजेस। अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि ग्लोब जो है वो टिल्टेड है, यहां पर आप देख सकते हैं कि 23.5 डिग्री ये टिल्टेड है। तो जिस पोर्शन ऑफ द अर्थ पे सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट जो है वो गर्मी होती है, जहाँ पर कम पड़ती हैं वहाँ पर मौसम सर्द होता है। और इसमें जो बुनियादी किरदार अदा करने वाला एलिमेंट है वो आपके पास इक्वेटर है। यू कैन सी हियर के दिस इज 23.5 डिग्री टिल्टेड। सो ये जो पोर्शन है इस पे धूप पड़ती है, ये जो पोर्शन है इस पे धूप नहीं पड़ती। तो ये जो सामने है यहां पर गर्मियां होंगी और यहां पर सर्दियां होंगी, क्योंकि नदरन पोर्शन पे इस वक्त दिस इज द इक्वेटर। सो जो नदरन हेमिस्फेयर है, मेजॉरिटी ऑफ द नदरन हेमिस्फेयर उसमें गर्मियां होंगी और मेजॉरिटी ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर यहां पर मौसम ठंडा होगा। तो इक्वेटर के ऊपर पाकिस्तान है और इक्वेटर के नीचे आपके पास ऑस्ट्रेलिया है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में जून जुलाई अगस्त में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जून जुलाई अगस्त में सर्दियां होंगी। यू कैन सी हियर, दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं कि यहां पर दिस इज इक्वेटर। तो मेजॉरिटी जो नदरन हेमिस्फेयर है यहां पर समर सोलिस्टिस उसको कहा जाता है, जून 22 में सबसे ज़्यादा गर्मियां होती हैं, यहाँ पर सर्दियां होती हैं। लेकिन चूंकि ये मुसलसल रोटेट होता है, जब ये इस तरफ आ जाता है तो आप देख लें कि सूरज अपनी जगह पर स्टेशनरी है, लेकिन यहाँ पर अब दिस इज़ द इक्वेटर, ऑटम है। देन जब दिसंबर में आ जाता है विंटर सोलिस्टिस, दिस इज यहाँ पर विंटर इस पोर्शन में होता है, एंड देन दिस इज द इक्वेटर, यहाँ पर ये मार्च में वर्नल इक्विनॉक्स, यहाँ पर जो है स्प्रिंग हो जाता है। सो दिस इज बेसिकली द फिनोमेना जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि सपोज करें दिस इज अ ग्लोब। इस ग्लोब को आप देख रहे हैं, चूंकि ये दिन रात इस तरह जब ये ग्लोब रोटेट होता है तो दिन रात बनते हैं, लेकिन ये जब मैं इस टॉर्च की मदद से देख रहा हूं, जब ये टॉर्च मैं इसके सामने रखता हूं तो आप देख लें कि इस एरिया में जो नदरन हेमिस्फेयर है, ये सदर्न हेमिस्फेयर अब इसके सामने है, नदरन हेमिस्फेयर इससे छुपा हुआ है। तो सदर्न हेमिस्फेयर में हमारे पास गर्मी का मौसम है क्योंकि ये धूप के सामने है। लेकिन चूंकि ये मुसलसल इस तरह रोटेट कर रहा है और सन की शुआएं इस पे पड़ रही हैं, लेकिन जब ये इस पोर्शन पे आ जाता है तो फिर सदर्न हेमिस्फेयर इससे चला जाता है, और इस पूरे रोटेशन में, आधे रोटेशन में 6 मंथ्स रखते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो 365 डेज में जो है वो रोटेट करता है थ्रू आउट। तो 365 डेज को अगर हम हाफ करें, तकरीबन 6 मंथ्स जो है एक
हेमिस्फेयर में गर्मी होगी, मौसम जो है वो थोड़ा सा गर्म होगा, लेकिन दूसरे हेमिस्फेयर में जितनी भी कंट्रीज होंगी वहां पर मौसम जो है वो ठंडा होगा। यू कैन सी हियर कि अब लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स, तो जाहिर सी बात है जिस तरह मैंने कहा था दिस इज द इक्वेटर और ये हमारे पास इक्वेटर है, तो नदरन हेमिस्फेयर पे धूप ज़्यादा पड़ रही है, तो क्या होगा, यहाँ पर 22 घंटे का दिन होगा, यहाँ पर 18.5 घंटे का दिन होगा, लेकिन जो ही हम नीचे आ रहे हैं 4 घंटे का दिन यहाँ पर है। इसी तरीके से जब आपके पास सदर्न हेमिस्फेयर धूप के सामने होगा तो फिर आपके पास आर्स जो हैं, जो मुमालिक इस सीध में आएंगे वहाँ पर दिन 10 घंटे का होगा, जो यहाँ पर होंगे उनका दिन 14 घंटे का होगा, जो यहाँ पर होंगे उनका दिन 22 घंटे का होगा। तो अमूमन आप लोगों ने ये सुना होगा कि नॉर्वे में रात को भी मिडनाइट सन उसको कहते हैं कि रात को भी धूप निकल आती है, क्योंकि नॉर्वे जो है वो नदरन पोर्शन में है। तो नदरन हेमिस्फेयर पे जब धूप पड़ती है, जब दुनिया की पोजीशन इस तरह होती है कि नदरन स्फेयर जो है वो धूप के सामने होता है, तो जो एक्सट्रीम नॉर्थ पे कंट्रीज हैं वहां पर तकरीबन 22 घंटे जो है वो दिन होता है, क्योंकि मुसलसल वहां पर धूप पड़ती है। और जो ही हम साउथ की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास दिन का दौरानिया जो है वो कम होता जाता है। इन द सेम वे हम अगर सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो अगर नॉर्वे में आपके पास 22 घंटे का दिन होगा तो सदर्न हेमिस्फेयर पे जो कंट्रीज होगी वहां पर 5 घंटे और 4 घंटे का भी आपके पास दिन होगा और सूरज वहां पर निकलती है। दिस इज ऑल अबाउट क्यों, क्योंकि ये 23.5 डिग्री टिल्ट एंगल है। अगर दुनिया जो है उसका टिल्ट एंगल वो इस तरह साइड पे ना होती 23.5 डिग्री, तो हमारे पास ये 4 किस्म के मौसम जो अल्लाह ने हमें अता किए हैं वो ना होते। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। अगर हमारे पास ये बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा सीधा होता, दिस इज द इक्वेटर, धूप इस तरफ पड़ती तो ये एग्जैक्टली 12 घंटे का दिन होता, और ये चूंकि रोटेट होता है तो ये वाला तरफ भी इस तरफ होता तो 12 घंटे का दिन होता। कंप्लीट जो है वो 22 घंटे का दिन नहीं होता। Then we have an SLO to describe the phenomena of solar and lunar eclipse and our diagrams of the solar and this is very easy। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण की बात हो रही है। जब आपके पास मून जो है वो सूरज और अर्थ के बीच में आ जाता है उसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं। एंड इन द सेम वे जब आपके पास वर्ल्ड दुनिया जो है वो सन और मून के बीच में आ जाती है उसको हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं। Now moving towards the SLOs of grade 7. The SLO is to define, to describe different layers of the earth. अब यहाँ पर हमने ग्लोब की बात की, हमने पिछले क्लासेस में कॉन्टिनेंट्स की बात की, हमने ओशंस की बात की, हमने दिन और रात की बात की, हमने टिल्ट एंगल के बारे में बताया, हमने लॉन्गिट्यूड के ज़रिए जो टाइम जोन्स हैं उनके बारे में डिफरेंशिएशन करवाई, हमने लैटिट्यूड के बारे में बताया कि इक्वेटर में जो है सबसे ज़्यादा डायरेक्ट धूप पड़ती है, वहाँ पर जो इक्वेटर में होते हैं मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, जो ही हम इक्वेटर से ऊपर और नीचे की तरफ जाते हैं तो मौसम जो है वहाँ पर ठंडे होते जाते हैं। और इसी तरीके से एंटार्क्टिका में और आपके पास आइस जो ऊपर आर्कटिक ओशन की तरफ आपके पास आइस ज़्यादा मिलती है। अब जो है हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं कि आपने बाहर के एस्पेक्ट्स पढ़ लिए, नाउ हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जा रहे हैं। सो द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, जिस तरह एक एग का शेल होता है, आउटर शेल, फिर उसके पास उसकी सफ़ेदी और देन उसका जो है यॉक होता है, तो जो आउटर है उसको हम कहते हैं दुनिया में कि हमारे पास जो अर्थ है, जो आउटर लेयर है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, जो सेकेंड लेयर है उसको हम मैंटल कहते हैं, और जो थर्ड लेयर है उसको हम कोर कहते हैं। यू कैन सी हेयर कि दिस इज द क्रस्ट, दिस इज द मैंटल एंड दिस इज द कोर। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ इंटीरियर, जिस पे हम मूव करते हैं, जिस पे हम चलते हैं उसको हम क्रस्ट कहते हैं। उसके नीचे वाला जो लेयर है दैट इज मैंटल, और उसके बाद जो लेयर है जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है दैट इज कोर। यू कैन सी हेयर इन दिस इमेज, ये वो आउटर पोर्शन है जिस पे हम चलते हैं, दिस इज क्रस्ट, देन दिस इज मैंटल जो प्लास्टिक इन नेचर होता है, दिस इज आउटर कोर जो लिक्विड है, एंड दिस इज इनर कोर जो अगेन
सॉलिड है। सो यू कैन सी इन दिस ब्यूटीफुल इमेज कि किस तरह अर्थ के मुख्तलिफ लेयर्स हैं। यहां पर इस इमेज में भी आप देख सकते हैं, दिस इज द क्रस्ट। अब क्रस्ट दो किस्म के हैं। जो कॉन्टिनेंट का ऊपर लेयर होता है जिसपे हम चलते हैं, जिसपे गाड़ियां चलती हैं, उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। और जो ओशन का ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम ओशियानिक क्रस्ट कहते हैं। एंड यू कैन सी हियर कि जब आपके पास दिस इज क्रस्ट, दिस इज मैंटल एंड दिस इज कोर, जब क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मैंटल मिक्स हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर जो है वो एक टेक्टोनिक प्लेट को कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, ये वो जमीन का पोर्शन है जिसकी मूवमेंट की वजह से पूरी दुनिया जो है वो हम कहते हैं कि दुनिया स्टेशनरी नहीं है। दिस अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, ये मूव करती है। तो इसकी जो मूव वाला पार्ट है वो प्लेट है। और प्लेट टेक्टोनिक या टेक्टोनिक प्लेट इसको इसलिए कहा जाता है, टेक्टोनिज्म कहते हैं मूवमेंट को, क्योंकि ये प्लेट मुसलसल मूव कर रहा है। तो इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है? क्रस्ट है। और मेंटल का जो अपर पार्ट है वो जो है वो ये दो जब अटैच हो जाते हैं उसको हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट। नाउ यू हैव टू स्टडी द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। सो व्हाट इज अ टेक्टोनिक प्लेट? मैंने अभी आपको यहां पर डिटेल में बताया कि क्रस्ट और प्लस अपर पार्ट ऑफ जो मेंटल है ये जब कंबाइन हो जाते हैं, अपर मेंटल, इसको हम कहते हैं प्लेट। तो ये प्लेट का जो पूरा सरफेस होता है ये प्लास्टिक इन नेचर होता है। इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है दैट इज प्लास्टिक इन नेचर। और चूंकि लोअर मेंटल जो है वो लिक्विडिश प्लास्टिक होता है तो ये उसके ऊपर ड्रैग होता है, मुसलसल स्लिप होता है। और चूंकि ये एक्टिवेटेड इतना ज़्यादा है कि इसकी मूवमेंट की वजह से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के अवामिल पैदा होते हैं, जिसमें एक अवामिल जो है वो ज़लज़ले हैं, अर्थक्वेक्स हैं। क्योंकि ये प्लेट्स मूव करते हैं तो इन मूवमेंट की वजह से हमारे पास अर्थक्वेक्स जो है वो आते हैं। इसी की वजह से हमारे पास वोल्केनिज्म होती है जिसको हम आतिशफिशा कहते हैं। सो यू कैन सी हियर कि हमारे पास पहले जो दुनिया थी वो इस तरह थी, दैट इज कॉल्ड पेंजिया। एक ही हमारे पास कॉन्टिनेंट था, एक ही कॉन्टिनेंट था और एक ही हमारे पास ओशन था जिसको कहा जाता है पैंतलासा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपस में एक दूसरे से निकलते गए और इस मूवमेंट की वजह से यहां पर आप देखें कि ट्रायसिक एक एज है 200 मिलियन ईयर्स, यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें स्पेसिस आना शुरू हो गए थे। एंड यू कैन सी हियर इन दिस वीडियो कि किस तरह ये आपको ईयर्स बता रहा है, साल, कि किस तरह 150 मिलियन ईयर्स अगो, अब ये 130 मिलियन ईयर्स पे चला गया, कि किस तरह ये दुनिया की शेप जो है वो बदलती गई और अब जो उसकी शेप है वो किस तरह आ गई। अगेन यू कैन सी, दोबारा हम इसको अभी चलाते हैं। अभी दिस इज द करंट शेप ऑफ द अर्थ। तकरीबन 250 मिलियन ईयर अगो से हमने ये स्टार्ट किया और आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ मिलियंस ऑफ ईयर्स, कि ये मिलियन ऑफ ईयर जब हम इसको कर रहे हैं तो किस तरह ये दुनिया की शेप चेंज हो रही है। सो दीज आर द विजुअल्स, दीज आर द वीडियोस, कि उसकी मदद से आप इस चीज़ को बच्चों के सामने रख सकते हैं कि किस तरह जो है ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, इसकी कंपोजिशन ये है और किस तरह दुनिया जो है वो मूव कर रही थी। पहले ये एक ही कॉन्टिनेंट था, एक ही ओशन था और किस तरह इसने मूवमेंट कर करके यहाँ पर लेके आ गए हैं। दिस इज अगेन अ विजुअल कि 250 मिलियन ईयर्स अगो हमारे पास ये शेप थी, फिर 200 मिलियन ईयर्स अगो ये शेप थी, फिर शेप चेंज होते होते 145 मिलियन ईयर्स अगो ये आ गई। देन क्रिटिशियस एक एज है 65 मिलियन ईयर्स अगो ये, एंड दिस इज द प्रेजेंट डे
जो अर्थ की शेप है वो इस तरह है। तो ये किस वजह से, ये मुख्तलिफ मूवमेंट की वजह से इन प्लेट्स की आपके पास दुनिया की जो शेप है वो चेंज हो रही थी, और इसी की बदौलत हमारे पास मुख्तलिफ फिजिकल फीचर्स, जिस तरह हमने पढ़े ये लैंड फॉर्म्स आ गए हैं, जिस तरह हमारे पास हिमालयस के पहाड़ी सिलसिले हैं, जिस तरह हमारे पास पंजाब के प्लेन हैं, जिस तरह हमारे पास ये जो शेल्फ है, ओशन है, ये किस वजह से बने हैं, इनकी खूबसूरती कैसे है, ये इसी प्लेट मूवमेंट की वजह से। अगर प्लेट मूवमेंट ना होती तो हमारे पास ये पहाड़ ना होते, ये सारे अवामिल हमारे पास ना होते, एक प्लेन सी ज़मीन होती। लेकिन चूंकि ये प्लेट्स मूव कर रहे हैं तो इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के फिजिकल फीचर्स हमारे पास बने हैं। एंड दीज आर द 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स ऑन द मैप। जिस तरह हमने कहा कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उन कॉन्टिनेंट्स को हमने जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर बंद किया है, लेकिन यहां पर चूंकि ये फिजिकली बाकायदा ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, टकरे मारती है, एक दूसरे से अलग होती हैं। दिस इज द यूरेशियन प्लेट, दिस इज अफ्रीकन प्लेट, दिस इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये जो है पैसिफिक प्लेट है, दिस इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड दिस इज साउथ अमेरिकन प्लेट। यहां पर छोटे छोटे प्लेट्स भी हैं, दिस इज कोकोस प्लेट एंड दिस इज नास्का प्लेट। ये छोटे छोटे प्लेट्स भी हैं, लेकिन मेजर हमारे पास 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स मुसलसल एक दूसरे के साथ मूवमेंट में हैं, मुसलसल एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं, और इसकी वजह से हमारे पास मुख्तलिफ फिजिकल फीचर्स बनते हैं। सो इनकी मूवमेंट जो है वो 3 किस्म की है। एक को हम कहते हैं डाइवर्जेंस, एक को हम कहते हैं दिस इज डाइवर्जेंस, दिस इज कन्वर्जेंस, एंड द थर्ड वन इज स्लाइड मूवमेंट। तो जब हमारे पास 2 प्लेट्स, दिस इज 2 टेक्टोनिक प्लेट, सपोज करें ये एक दूसरे से दूरी की तरफ जा रहे हों, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस, और इस डाइवर्जेंस की वजह से नीचे से बीच में लावा भी निकल सकता है। द नेक्स्ट वन इज कन्वर्जेंस, जब ये दोनों प्लेट आपस में कोलाइड करते हों, जिस तरह यहाँ पर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट कोलाइड हो चुके हैं और हमारे पास ये हिमालयस के सिलसिले बने हैं, तो ये 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराए हैं। एंड द थर्ड वन इज स्लाइड मूवमेंट, कि ये दोनों प्लेट्स ना इस तरह कोलाइड करते हैं, ना डाइवर्ज होते हैं, बल्कि ये आपस में स्लाइड मूवमेंट करते हैं, नीचे या ऊपर की तरफ स्लाइडिंग करते हैं। तो इन मूवमेंट की वजह से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की शक्लें बनती हैं, मुख्तलिफ किस्म की शेप्स बनती हैं। यू कैन सी हेयर कि हमारे पास, अब हम डिस्कस करते हैं जो एसएलओ हमारा है, दैट इज फॉल्ट्स और उसके टाइप्स क्या हैं। तो इन मूवमेंट की वजह से, इन टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के पहाड़ों में मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स बनते हैं, जिसको हम फॉल्ट कहते हैं। अब फॉल्ट क्या चीज़ है? फॉल्ट जो है वो एक ब्रेक पॉइंट है, एक आपके पास वो है दरार है, जिस दरार के अलोंग मूवमेंट होती है उसको हम फॉल्ट कहते हैं। तो उस दरार के अलोंग जब मूवमेंट होती है तो उसकी मुख्तलिफ किस्म की शक्लें हैं। एक को कहा जाता है नॉर्मल डिप स्लिप फॉल्ट, एक को कहते हैं रिवर्स, एक को कहा जाता है ट्रांसफॉर्म या स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। जब आपके पास एक पोर्शन है वो नीचे की तरफ गिर रहा हो और एक पोर्शन अपनी जगह खड़ा हो तो उसको कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट, और जो गिरने वाला पोर्शन है उसको हैंगिंग वॉल कहा जाता है। जब हैंगिंग वॉल नीचे की तरफ गिर रहा हो तो नॉर्मल फॉल्ट बनता है। जब हैंगिंग वॉल ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो तो उसको रिवर्स डिप स्लिप फॉल्ट कहते हैं। और जब हैंगिंग वॉल और फुट वॉल एक दूसरे के साथ स्लाइड मूवमेंट करते हो, जिस तरह मैंने आपको कहा टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में स्लाइड करते हैं, तो उस स्लाइड मूवमेंट की वजह से जो फॉल्ट बनता है जिसको ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहते हैं। यू कैन सी इन द विजुअल्स हियर कि आप देख रहे हैं यहां पर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये यहां पर ये है, लेकिन इसने नीचे की तरफ मूवमेंट की है। दिस इज नॉर्मल डिप स्लिप फॉल्ट के हैंगिंग वॉल नीचे की तरफ आया है। और अमूमन इस तरह के फीचर्स आप लोगों ने पहाड़ों में देखे होंगे। दिस इज द, ये एक 3D इसकी डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह इससे जलजला भी जनरेट होता है
और ये नॉर्मल फॉल्ट नीचे की तरफ, फॉल्ट जो है वो नीचे की तरफ ड्रैग हो जाता है। दिस इज अगेन अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल फॉल्ट। द सेकेंड वन इज डिप स्लिप फॉल्ट। इसको आप देखें किस तरह जब यहां से इस पे स्ट्रेसेस पड़ रहे हैं और ये भी अपनी जगह है, इसने मूवमेंट नहीं करनी, तो ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ चला जाता है, वहां पर नीचे की तरफ, यहां पर ऊपर की तरफ हैंगिंग वॉल जा रहा है, उसको रिवर्स डिप स्लिप फॉल्ट कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। यहां पर आप देखें ट्रांसफॉर्म मूवमेंट हो रही है, ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ, लेकिन साइड वाइज मूवमेंट हो रही है। एंड दिस इज ऑल ड्यू टू द अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक्स। एंड इसी की वजह से आपके पास मुख्तलिफ किस्म के अर्थक्वेक जो हैं वो जनरेट होते हैं। नाउ डिस्क्राइब द काजेज ऑफ अर्थक्वेक, द नेक्स्ट SLO। तो जिस तरह मैंने बताया, देयर आर 3 मेन काजेस। नंबर 1 इज प्लेट्स की मूवमेंट, और उस प्लेट की मूवमेंट्स की वजह से हमारे पास वॉल्केनिक इरप्शन होती है। जब ये वॉल्केनो आतिशफिशा ऊपर की तरफ उभरते हैं, जब उस प्रेशर के थ्रू वो लिक्विड बाहर आता है जिसको हम लावा कहते हैं, तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक बनते हैं। एंड द थर्ड वन इज एटॉमिक एक्सप्लोजन्स की वजह से भी अर्थक्वेक्स आते हैं। अर्थक्वेक जो है दैट इज द ट्रेमर और शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस जो है, जब ट्रेन आपके साथ गुजरती है तो उससे भी माइनर 1 या 2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक क्रिएट होता है। तो जब भी आपके पास फ्रीक्वेंसी उस लेवल की हो कि वेव्स इतने जनरेट हों कि ज़मीन को शेक करें, उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। दिस इज अ विजुअल। आप देख रहे हैं इस तस्वीर में कि किस तरह अर्थक्वेक जो है वो एरियाज़ को डैमेज करती है। और यहाँ पर इस रोड को आप देख रहे हैं कि पूरा जो रोड का ब्लॉक है वो अर्थक्वेक की वजह से नीचे की तरफ मूव कर गया।